में ना रिटायरमेंट की दुनिया काफ़ी हद तक बदल गई है। कुछ साल पहले लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते थे या कोई बड़ी कंपनी के लिए काम करते थे, 60 की एज पे रिटायर करते थे और फिर अपनी गारंटीड मंथली पेंशन पे जीते थे जब तक वो गुजर नहीं जाते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी तेज़ी से बढ़ा जा रहा है कि चाहे आप टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में रहते हो, चाहे आप बड़े शहरों में रहते हो, रिटायरमेंट प्लानिंग काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो इसी वीडियो में हम सबसे कॉमन रिटायरमेंट प्लानिंग ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स, और ये देखेंगे कि आपके रिटायरमेंट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है। वेलकम बैक टू पैसा सीखो। मेरा नाम है काजोली एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया में जो रिटायरमेंट ऑप्शंस है उसमें घुसने से पहले मैं आपको ना इस वीडियो का कोर लॉजिक एक बार समझाना चाहती हूँ, और वो ये है कि 1 करोड़ रुपए आपके रिटायरमेंट के लिए कम पैसे हैं। एक ज़माना होता था जब हम सोचते थे कि 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे तो रिटायरमेंट एकदम सेट हो जाएगी, लेकिन वो ज़माना काफ़ी पीछे रह गया है। आज की डेट में ये पैसे कम है। जब आप रिटायर करते हो, आपके पास पैसे जो इकट्ठे होते हैं उसको कहते हैं कॉपस। उसी कॉपस में से आपको अपना रेंट, बिजली, खाना, जो भी आपके सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो उसी में से यूज़ करना होता है। तो मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए का कॉपस है और उसमें से जो सेफ विड्रॉल रेट जो एक्सपर्ट्स जनरली कहते हैं वो 3 to 4% होता है। तो अगर हम अग्रेसिव भी लेके चले कि आप 6% निकाल रहे हो, उसका ये मतलब है कि आप साल में 6 लाख रुपए निकाल रहे हो और आपके महीने का खर्चा 50,000 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को 6% पे लेके चलोगे तो उसका ये मतलब होगा कि 12 साल में ये जो 50,000 रुपीज़ है उसका जो एक्चुअल वैल्यू होएगा वो हाफ हो जाएगा। यानी जो चीज़ें आज 25,000 रुपीज़ में मिल रही हैं वो कल आपको 50,000 रुपीज़ में मिलेंगी। तो इस हिसाब से जब हम अपनी रिटायरमेंट को कैलकुलेट करते हैं, एक रैंडम नंबर जैसे कि 1 करोड़ उसको हम पकड़ के नहीं चल सकते हैं। वैसे इस टॉपिक पे हमारे चैनल पे काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको देख सकते हो, पर मैं आपको बस 1-2 सेंटेंसेस में बेसिक चीज़ें समझा देती हूँ ताकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो और अगर आप उस वीडियो को नहीं देख रहे हो तो आपको फिर भी सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक 35x रूल होता है। उसका ये मतलब होता है कि आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, जो एनुअल लिविंग एक्सपेंसेस हैं, उसको आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे और वो आपका रिटायरमेंट कॉपस होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी है वो भी काफ़ी हाई हो गई है। तो ये चीज़ मान के चलना कि रिटायरमेंट, अगर आप 60 पे रिटायर कर रहे हो, कि रिटायरमेंट के बाद आप कम से कम 30 साल तक तो यहाँ पे घूमते रहोगे। तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना होएगा। 35 में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर चीज़ में एक बफर रखना अच्छी बात होती है, आप ही का भला होता है। स्क्रीन पे जो आप कैलकुलेशन देख रहे हो उसमें आपको काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि अगर आपकी लिविंग एक्सपेंसेस अभी 30,000 रुपीज़ पर मंथ हैं तो घूम फिरा के आपको 7 करोड़ 23 लाख बचाने पड़ेंगे ताकि आपका रिटायरमेंट एकदम केयर फ्री निकले। अब 7 करोड़ देख के माइंड में 2 ही चीज़ें आती हैं, ये कितना सारे पैसे हैं और अमिताभ बच्चन। तो अभी हम बात करते हैं कि इंडिया में जो हमारे रिटायरमेंट ऑप्शंस है उनको यूज़ करके क्या हम 7 करोड़ रुपए, या अगर आप टियर 2 में रहते हो अगर हम इसको थोड़ा कम कर दें, क्या आप 4 करोड़ रुपए भी सेव कर पाओगे अपने रिटायरमेंट के लिए? तो अभी ये देखते हैं। शुरू करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ के साथ। पीपीएफ एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैक्ड ऑप्शन होता है। तो इसका ये मतलब होता है कि आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी रीज़न की वजह से मिडिल क्लास में पीपीएफ बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि कहीं हम अपने पैसे मार्केट में डाल दें और वो डूब जाए तो फिर हम अपने रिटायरमेंट में क्या करेंगे। तो जल्दी से समझ लेते हैं कि पीपीएफ काम कैसे करता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो है कि पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने आज पीपीएफ में पैसे डाले तो आप उसको सिर्फ 15 साल बाद निकाल सकते हो फुल्ली। अब गवर्नमेंट ने पीपीएफ पे कुछ लिमिट्स डाले हैं। आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूरे साल का 500 रुपीज़ है और मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 है। पीपीएफ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 7.1% पे है।
अब क्या होता है ना कि गवर्नमेंट आपके अकाउंट में देखती है कि लोएस्ट बैलेंस कितना है और वो चेक करते हैं बिटवीन द 5th एंड द 25th ऑफ एवरी मंथ। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपना पीपीएफ का पैसा 5 तारीख से पहले जमा कर देना चाहिए ताकि आपको वो 7.1 पे जितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है उतना ज़्यादा मिले। 2026 में पीपीएफ के कुछ नए रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक एनआरआई हो तो आपको पीपीएफ पे इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। सेकेंडली, अगर आप अपने बच्चे के लिए पीपीएफ खोल रहे हो और वो बच्चा माइनर है तो फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% का होगा। जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा यानी जब वो अडल्ट हो जाएगा तब नॉर्मल वाला इंटरेस्ट रेट मिलना शुरू हो जाएगा। और जो 15 साल का जो लॉक इन पीरियड है वो भी जब बच्चा अडल्ट हो जाता है तब से ही शुरू होता है। अब पीपीएफ के बेनिफिट समझ लेते हैं। पीपीएफ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो ई इन्वेस्टमेंट है, यानी एग्जेम्प्ट। पहला ई होता है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, यानी जो पैसे आपने पीपीएफ में डाले हैं वो आपके टैक्सेबल इनकम से डिडक्टेबल है अप टू 1.5 lakhs अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हो। जो सेकंड ई है वो ग्रोथ के फेज़ में होता है, यानी जो भी इंटरेस्ट आप कमा रहे हो अपने पीपीएफ अकाउंट पे उस पर भी कोई टैक्स लागू नहीं होता है। और जो तीसरा ई है वो विड्रॉल के टाइम पे होता है, यानी जब आप अपने पैसे बाहर निकालते हो अकाउंट से तो उस पर भी कोई टैक्स लागू नहीं होता है। क्योंकि इसकी टैक्सेबिलिटी ज़ीरो है, काफ़ी लोगों को पीपीएफ बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब आ जाते हैं उसके डिसएडवांटेज पे। पीपीएफ का ना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो काफ़ी स्लो है। मान लो आपने 15 साल के लिए अपना पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट रखा, आपको 7.1 का इंटरेस्ट रेट मिला और आपने अपनी मैक्सिमम लिमिट को यूज़ करी, यानी 1.5 lakhs पर ईयर आपने डाला। इसका ये मतलब है कि आपकी जेब से 22.5 lakhs गए सीधा पीपीएफ के अकाउंट के अंदर और ये ग्रो होके कुछ 40 lakhs से थोड़ा सा ऊपर ही हुआ। तो जैसे कि आप देख रहे हो पीपीएफ को यूज़ करके एक 4 से 7 करोड़ का कॉर्पस बनाना काफ़ी इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, पीपीएफ एक ऑप्शन हो सकता है उस पोर्टफोलियो के अंदर, लेकिन वो आपके पोर्टफोलियो का मेन कैरेक्टर नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के, यानी कि ईपीएफ। ईपीएफ भी एक गवर्नमेंट बैक्ड ऑप्शन है और एक तरह से ये एक फोर्स्ड सेविंग्स ऑप्शन है, क्योंकि ये आपको मजबूर करती है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाओ। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके सैलरी का एक हिस्सा कट के सीधा ईपीएफ अकाउंट में जाता है। बेसिकली रूल ये है कि आपके सैलरी का जो डियरनेस अलाउंस है और बेसिक सैलरी है उसका 12% सीधा ईपीएफ में जाएगा और जो आपका एम्प्लॉयर है उसको भी ये 12% को मैच करना पड़ेगा और आपके ईपीएफ अकाउंट में डालना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह ये पैसे स्प्लिट होते हैं, जिस तरह सरकार ने ये मैंडेट किया हुआ है, काफ़ी एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर देता है, तो एक बार उसको जल्दी से समझ लेते हैं। पहला पोर्शन है आपका 12% जो सीधा मेन ईपीएफ अकाउंट में जाता है और हाई इंटरेस्ट अर्न करता है। फिर है एम्प्लॉयर का 12% जिसमें से एक छोटा पोर्शन 3.67% मेन ईपीएफ अकाउंट में जाता है और हाई इंटरेस्ट अर्न करता है आपके 12% वाले पैसों के साथ। उसके बाद एम्प्लॉयर का जो बचा हुआ 8.33% है वो डाइवर्ट होता है एक सेपरेट बकेट में जिसका नाम है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, यानी ईपीएस। ईपीएस में हर महीने मैक्सिमम 1250 रुपीज़ जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। ईपीएस का मेन प्रॉब्लम होता है कि इस पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है आपको। बेसिकली इसका मेन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ये पैसे जोड़ती है और फिर आप जब 58 ईयर्स के हो जाते हो आपको हर महीने एक छोटी सी पेंशन मिलती है। पर क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट रेट ही नहीं है, ये इन्फ्लेशन बीटिंग कर ही नहीं पाता है, तो इसको मतलब एक छोटी सी पॉकेट मनी ही मान के चलो, लेकिन ये बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होता है लोगों के हिसाब से। ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट अभी इस वक्त 8.25% पे है, जो पीपीएफ से हायर है और काफ़ी सारे एफडी से भी ज़्यादा है। लेकिन ये जिस तरह कैलकुलेट होता है काफ़ी लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपके अकाउंट में जो रनिंग बैलेंस है उस पर हर महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। 8.25 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इज़ 0.68%। तो इस इंटरेस्ट रेट पे हर महीने कैलकुलेट होता है। लेकिन आपके अकाउंट में हर महीने पैसे नहीं आते हैं, सरकार आपको साल में एक बार टोटल अमाउंट दे देती है मार्च 31 को। पर क्योंकि सरकार धीरे धीरे काम करती है, हमारे गवर्नमेंट में हर कुछ धीरे धीरे ही होता है,
आपको अपने पासबुक में पैसे एक्चुअली जून जुलाई से पहले अपडेटेड नहीं दिखेंगे। अगर नहीं दिखे तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपके ईपीएफ में कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मैं आपको बस पहले से ही बता रही हूँ कि ये सिस्टम स्लो है और आपको हमेशा लेट ही दिखेंगे कि आपके पैसे आए हैं कि नहीं। अब आ जाते हैं ईपीएफ के डिसएडवांटेजेस में। इसमें बेसिकली एक हिडन टैक्स ट्रैप है और अगर आप एक हाई अर्नर हो तो आपके लिए ईपीएफ इवेंचुअली एक थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन हो जाता है। बेसिकली क्या होता है ना कि पहले क्या होता था कि ईपीएफ भी ईईई यानी एग्जेम्प्ट होती थी, पर जो अल्ट्रा रिच लोग होते थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। फिर सरकार ने बोला ठीक है अब हमें टैक्स लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है ना कि आपका जो 12% है वो एक साल में 2.5 लाख को एक्सीड नहीं कर सकता है। अगर एक्सीड करता है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट अर्नड है वो टैक्सेबल होता है और वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स्ड होता है। तो मान लो अगर आपने एक साल में 3 लाख रुपए जमा करे, जो वो एक्स्ट्रा 50,000 है उस पे जो इंटरेस्ट आप कमाओगे उस पे टैक्स लागू होगा। अब आ जाते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम पे यानी कि एनपीएस, जो आज के डेट में काफ़ी गेम चेंजर माना जाता है। 2025 और 2026 में नए रूल्स इंट्रोड्यूस हो गए और उन्होंने एनपीएस का जो पूरा इमेज था उसको पूरी तरह से फ्लिप कर दिया। पहले लोगों को एनपीएस काफ़ी रिजिड और बोरिंग लगता था, लेकिन अब नए रूल्स के साथ ये एक काफ़ी अच्छा वेल्थ बिल्डिंग टूल बन चुका है जो आपको आपके ओल्ड एज यानी आपके रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करने में बहुत हेल्प कर सकता है। पहली चीज़ समझने वाली बात है कि एनपीएस के अंदर 2 अकाउंट्स होते हैं, एक टियर 1 अकाउंट और एक टियर 2 अकाउंट। टियर 1 अकाउंट मैंडेटरी अकाउंट होता है, यानी कि जो आप पैसे सेव करते हो वो सीधा टियर 1 अकाउंट में ही जाता है। यहीं पे आपको सारे टैक्स सेविंग बेनिफिट्स मिलते हैं, यहीं पे आपकी ग्रोथ होती है, तो ये आपका मेन अकाउंट होता है। सेकेंड अकाउंट है टियर 2 अकाउंट और ये ऑप्शनल होता है, जिसका ये मतलब है कि अगर आप एनपीएस खोल रहे हो ज़रूरी नहीं है कि आप एक टियर 2 अकाउंट खोलो। आप टियर 2 अकाउंट तभी खोलते हो जब आपका मन करता है। टियर 2 अकाउंट एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, जिसका ये मतलब है कि आप पैसे कभी भी डाल सकते हो और कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक टियर 2 अकाउंट होने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक टियर 1 अकाउंट होना चाहिए। और टियर 1 अकाउंट के जो रूल्स हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं विड्रॉल को लेके, और इसका रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए ही पैसे बचाओ, आप पहले से ही उसे स्पेंड ना कर दो। अब ईपीएफ और पीपीएफ में आपको एक गारंटीड रिटर्न का रेट मिलता है, लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपके जो पैसे होते हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते हैं एक पेंशन फंड मैनेजर के हेल्प के साथ। तो बेसिकली क्या होता है ना, आपके जो पैसे हैं वो 4 अलग एसेट क्लासेस में जा सकते हैं। पहला है इक्विटी, यानी कि आपके पैसे बड़े कंपनीज के शेयर्स खरीदने में यूज हो रहे हैं, मतलब इधर रिस्क हाई होता है लेकिन रिटर्न भी हाई होता है। सेकंड है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, यानी कि आपके जो पैसे हैं वो बड़े सेफ प्राइवेट कंपनीज को लोन की तरह दिए जाते हैं, यहाँ रिटर्न्स भी मॉडरेट होते हैं और रिस्क भी मॉडरेट होता है। तीसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहाँ आपके पैसे गवर्नमेंट को दिए जाते हैं लोन की दौर पर, यहाँ रिस्क भी कम होता है लेकिन रिटर्न भी कम होता है। और चौथा है ऑल्टरनेट एसेट्स, अब इधर आप सिर्फ 5% अपने पूरे अमाउंट का इन्वेस्ट कर सकते हो रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे। अब मैंने शुरू में बोला था कि एनपीएस लोगों को काफ़ी रिजिड और बोरिंग लगता था, और इसका ये रीज़न था कि अक्टूबर 2025 से पहले एक काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल था कि आप अपने पूरे कॉर्पस का 75% ही इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। और जैसे ही आपकी एज बढ़ते रहती थी, ये जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट होता था वो और घट जाता था। तो जिन लोगों को हाई रिस्क लेना था, जिन लोगों को हाई रिवॉर्ड लेना था, उनको लगता था कि एनपीएस काफ़ी एक रिस्ट्रिक्टिव सा ऑप्शन है उनके लिए, लेकिन ये सब बदल गया। अक्टूबर 2025 में पीएफआरडीए ने मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया, यानी एमएसएफ के अंदर अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप अपना 100% पैसा सीधा इक्विटी में डाल सकते हो, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप अलग अलग टाइप्स ऑफ स्कीम सेम टाइम पे होल्ड कर सकते हो। इसका ये मतलब है कि आप अपने पेंशन फंड मैनेजर को कह सकते हो कि मेरे आधे पैसे तुम 100% अग्रेसिव स्टॉक्स में डाल दो और आधे पैसे मेरे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल दो जो ज़्यादा सेफ हैं। लेकिन ये जो फ्रीडम है उसके साथ एक रूल तो आया, और वो था कि आपको अपने पैसे फिर 15 साल के लिए लॉक इन करने पड़ेंगे, और आप एक एमएसएफ से दूसरे एमएसएफ पे कूद नहीं सकते हो। आपको जो आपने चूज़ किया है आप उसी के साथ बैठे रहो। एनपीएस के साथ ना लोगों को एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी,
बेसिकली जब आप रिटायरमेंट एज पे पहुंचते हो तो पुराने रूल्स के हिसाब से आपको अपने कॉर्पस का 40% एन्युटी में डालना पड़ता था। एन्युटी बेसिकली होते थे कि आप अब इंश्योरेंस कंपनी को ये पैसे दे रहे हो, वो हर महीने आपको छोटा छोटा अमाउंट देते रहेंगे और जो बाकी का 60% है वो आप विड्रॉ कर सकते थे। अब ये रूल बदल गया है और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपके कॉर्पस के साइज के बेसिस पे आपके पास अब अलग अलग विड्रॉल ऑप्शंस हैं। साथ में एक और बेनिफिट है कि अगर आपको अपने पैसे नहीं निकालने तो आप 85 ईयर्स ऑफ एज तक उनको बैठे रहने दे सकते हो एनपीएस के अंदर, ताकि वो बैठ के ग्रो करते रहें। अब एनपीएस की टैक्सेशन के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। वैसे तो अभी हमने पीछे ही एक वीडियो किया था जिसमें हमने ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम्स के टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए थे और उसमें हमने एनपीएस को काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है। तो इधर मैं ना बस आपको एक दो लाइनें में बता देती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ कर रहे हो तो एनपीएस का आप 1.5 लाख पर एनम अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिडक्ट कर सकते हो और साथ में एक 50,000 का एडिशनल डिडक्शन होता है एनपीएस में इन्वेस्ट करने का। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपके पास सेक्शन 80CCD2 है जिसमें बेसिकली ये होता है कि आपकी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का जो 14% है एम्प्लॉयर इसको सीधा एनपीएस में डाल सकता है और ये भी टैक्स फ्री होता ही है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, जो आज के ज़माने में इन्वेस्टर्स का सबसे फेवरेट ऑप्शन बन गया है क्योंकि ये आपको फ्रीडम देता है कि आपको इक्विटी में करना है, डेट में करना है, दोनों का हाइब्रिड में करना है और ये आपको ये चीज़ प्रॉमिस करके बोलता है कि आपका वेल्थ जल्दी ग्रो करेगा। ऑब्वियसली इस प्रॉमिस को इतना भी सीरियसली मत लो क्योंकि ये सब मार्केट कंडीशंस पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपका म्यूचुअल फंड का पैसा भी ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाती है तो वो भी साथ में नीचे जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। म्यूचुअल फंड्स का बेस्ट वे टू इन्वेस्ट ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। ये नहीं कि आपने 5 साल के अंदर ही निकाल दिया, क्योंकि आपको अपने पैसों को थोड़ा टाइम देना है कि वो अच्छे से ग्रो करें और आप अपने रिटायरमेंट के लिए ठीक से सेव कर पाओ। अब म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बेसिकली एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं जो हाई ग्रोथ हाई एग्रेसिव फंड माने जाते हैं और इसका रूल होता है कि आपके पैसों का 65% स्टॉक मार्केट में जाए। अब नाम में फ्लेक्सी इसलिए आता है क्योंकि आपका फंड मैनेजर उसके पास पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे, आईटी हो, बैंक्स हो, जो उसकी मर्जी है वहाँ पे वो पैसे आपके लिए डाल देगा। अब ये मार्केट से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ये थोड़े से बम्पी होते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं। इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो ही बेस्ट ऑप्शन होता है और हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में 15 से लेके 17.5% के रिटर्न्स आए हैं। सेकंड ऑप्शन इज अग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। अब अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो आपको शायद फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा डर लगेगा क्योंकि इसमें पैसे ऊपर नीचे जाते ही रहते हैं। जब तक आपके पास थोड़ी सी थिक स्किन ना आ जाए ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना ग्रेट आइडिया नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग डर जाते हैं और फिर वो पैनिक सेलिंग करने लगते हैं। यहाँ पे अग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं एज योर सेकंड ऑप्शन। यहाँ का रूल है कि एटलीस्ट 65 to 70% पैसे जाएंगे सीधा स्टॉक मार्केट में, लेकिन जो बाकी 30 to 35% होंगे उनको सेफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डालना ज़रूरी है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब ये जो सेफ वाला पार्ट है ये ना एक शॉक अब्जॉर्बर जैसे होता है। बेसिकली क्या होता है, जो आपका इक्विटी वाला पैसा है वो थोड़ा ऊपर नीचे तो करेगा, पर जो सेफ वाला पैसा है वो फिर भी थोड़ा स्टेबल रहेगा। तो इससे क्या होता है, काफ़ी टाइम फंड मैनेजर इस पैसे को लेके फिर कोई और चीप स्टॉक्स खरीद लेते हैं। बेसिकली पॉइंट ये है कि अग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं और 10 साल का पीरियड अगर आप देखो तो हिस्टोरिकली इन्होंने 12.5 से लेकर 16.5 का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, जो बिल्कुल बुरा नहीं है। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इनको गवर्नमेंट इक्विटी के कैटेगरी में डालती है जब टैक्सेशन की बात होती है। अब बेसिकली अगर आपने अपना म्यूचुअल फंड 1 साल से पहले बेच लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% का लगेगा। अगर 1 साल बाद बेचा तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो 12.5% होते हैं वो लगेगा। और हाँ, अगर आपने डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया है, डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सिर्फ डेट रिलेटेड चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो फिर आपको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, इनके बारे में चिंता लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जो आप अर्न करोगे वो आपके सैलरी पे
ऐड किया जाएगा ऑन अ ईयरली बेसिस और आपके जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से ही उसकी टैक्सेशन होगी। अब जैसा कि आप देख रहे हो, इंडिया में जो आपकी रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है वो काफ़ी वेरीड है, काफ़ी अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग ऑप्शंस बने हुए हैं। अगर आपको एकदम ही सेफ चीज़ चाहिए तो PPF EPF से बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि आपको डर नहीं लगेगा। अगर आपको हाई ग्रोथ चाहिए तो NPS एक अच्छा ऑप्शन है और म्यूचुअल फंड्स भी अच्छे ऑप्शन है। बेसिकली आपको ईदर और करके चूज़ नहीं करना चाहिए, आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए ताकि इवन इफ थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हो मार्केट में, आपके सेफ वाले इन्वेस्टमेंट्स तो फिर भी सेफ ही रहेंगे ताकि आपके सारे पैसे ना डूब जाए। तो थोड़ा सा पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में डालोगे, थोड़ा सा आप NPS में डालोगे, थोड़े से आपके EPF में तो जा ही रहे हैं अपने आप, और थोड़े से आप PPF में डालो। बेसिकली किस रेशियो में आपको डालना है वो इंटायरली डिपेंड करेगा आपके रिस्क एपेटाइट में और रिस्क एबिलिटी में। रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, और रिस्क एबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। जिस पर्सन के पास एक फैमिली है, एक वाइफ है, चिल्ड्रन है जो उन पे डिपेंड करते हैं, उनकी रिस्क एपेटाइट तो हाई हो सकती है बट एबिलिटी कम हो सकती है। और जो स्टूडेंट है उसकी रिस्क एपेटाइट शायद हाई हो, उसकी एबिलिटी भी हाई हो सकती है क्योंकि उसके पास ज़्यादा ऐसे लायबिलिटीज़ नहीं है, ज़्यादा लोग उस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपको अपने आप बैठ के एक रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ में कितने पैसे डालने, और उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करो कि आपके 4 से लेके 7 करोड़ बन रहे हैं 30 साल में या नहीं। रिटायरमेंट के बारे में और जानने के लिए paisasiko.in पे ज़रूर जाओ। ये हमारा ही वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं जो आपको रिटायरमेंट ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, रिटायरमेंट हैक्स के बारे में बताएंगे, और साथ साथ इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, म्यूचुअल फंड्स, आपको जो जो सीखना है सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो। कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।